नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएसपो न्यूज़ में। आज हमारे साथ फिर से खास मेहमान उमाकांत लखेड़ा जी मौजूद हैं और आज हम खासा मसले पे चर्चा करने वाले हैं क्योंकि कल 11 तारीख है और दोस्तों कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि कल सदन के अंदर में चर्चा होने वाली उस बात को लेकर जिस बात को लेकर राहुल गांधी ने खुलासा किया है और खबरें ये आ रही हैं कि कल पार्लियामेंट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक मार्च किया जाएगा और ये मार्च अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि पहली बार ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 200 के करीब सांसद जो है वो इस मार्च में शामिल होंगे। इसीलिए जो पिछले 25-30 सालों से जो संसद को कवर करते हैं, हमने सोचा क्यों ना इनसे बात विचार किया जाए कि और क्या-क्या अंदरूनी खबरें निकल करके आ रही हैं कि कल वाकई में सर आपको लगता है कि कल बड़ा दिन होने वाला है, कुछ ऐसा खास स्पेशल होने वाला है कल के दिन? जी, आपका बिल्कुल सही सवाल है। कल जो है ये रक्षाबंधन की छुट्टी के बाद और वीकेंड के बाद कल सोमवार को संसद की बैठक शुरू होगी 11 बजे और जैसे नियमित तौर पर वो पार्लियामेंट में विपक्षी पार्टीज़ एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं और बाकी चीज़ें हुँ, उठा रहे हैं। उसी इश्यू पर 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने के बाद सांसद जो विपक्षी सांसद हैं, वो बाहर आएँगे और उसके बाद वो इकट्ठा होंगे जो अपने संसद भवन का जो मुख्य गेट है, नई बिल्डिंग का और उसके बाद वहाँ से वो एक मार्च करेंगे, जो पहले से उन्होंने इसकी घोषणा कर रखी है। भारत के चुनाव आयोग के दफ्तर के तक वो मार्च करेंगे और एक मेमोरेंडम देंगे वो, जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको एक मेमोरेंडम देंगे, हुँ, जिसमें राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं हाल में उन्होंने जो कर्नाटका का इलेक्शन हुआ था और वहाँ किस तरह से धांधली हुई थी, किस तरह से बोगस वोटिंग हुई, फर्जी वोटिंग हुँ, हुई और हुँ, कुछ राहुल गांधी ने कहा वो इलेक्शन कमीशन ने जो उनको दस्तावेज सौंपे, उसके आधार पर उन्होंने एक डिजिटल प्रेजेंटेशन किया था। तो हुँ, मुझे लग रहा है कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। शाम को हुँ, जो 4:30 बजे जो बैठक हो रही है जिसमें पार्टी के जो जितने कार्य समिति के सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के हुँ, पार्टी के जो महासचिव हैं, तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो उनकी हुँ, अग्रणी संगठन है और राज्यों हुँ, के जो अध्यक्ष हैं, पीसीसी जिनको कहते हैं 28 राज्य और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के, वो सब शामिल होंगे। तो एक देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा होगी और उसके बाद जो डिनर बैठक हो रही है, उसमें डिनर बैठक में कांग्रेस पार्टी जो कल फैसला करने जा रही है, उसकी महाबैठक में, उसके बाद वो उसको इंडिया अलायंस के जो पार्टनर हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें आरजेडी है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हुँ, डीएमके है, जिसमें ममता बनर्जी हैं और लेफ्ट पार्टीज भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, भले ही केरल में उनका मुकाबला है कांग्रेस से लेफ्ट पार्टीज का, वो भी उसमें डिनर में शामिल होंगे और एक साझा लड़ाई, एक साझा आंदोलन पूरे देश व्यापी आंदोलन जिसको आप कह सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की कार्य पद्धति, कार्यप्रणाली के खिलाफ और बिहार में एसआईआर का जो नया रिवीजन हो रहा है, उस रिवीजन की प्रक्रिया में तमाम खामियाँ पहले ही आ चुकी हैं सामने। तो मुझे लग रहा है एक बड़ा इश्यू ये बनेगा और कल का दिन इसीलिए सरकार पर और चुनाव आयोग पर बहुत भारी पड़ने वाला है। जी। लेकिन विपक्षी पार्टियां सर जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है उसमें शकुन देवी नाम का जो बड़ा आजकल चल रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने उल्टा ही राहुल गांधी जी से ये सवाल पूछ लिया है कि आप इस पर जवाब दीजिए। आज ही खबर इस पर चल रही है तो उल्टा जवाब जो है चुनाव आयोग राहुल गांधी जी से मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जवाबदेही किसकी होनी चाहिए थी और अब हो क्या रहा है इस पूरे मसले पर? देखिए वो जो प्रश्न पूछने वाले हैं या जो सवाल खड़े कर रहे हैं चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर, राहुल गांधी कोई नई बात नहीं कही उन्होंने पहले से ही जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आए, उसके पहले हम्म, हरियाणा के चुनाव नतीजे आए, झारखंड में भी हुआ, हालाँकि झारखंड में इलेक्शन कमीशन की तिकड़मी और बीजेपी की तिकड़मी सफल नहीं हो पाई, लेकिन झारखंड में भी बड़े पैमाने पर धांधलियों की खबरें हैं। वो प्रकाश में नहीं आ रही हैं, उसको उठाया नहीं जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा
2 ऐसे राज्य हैं जहां बड़े पैमाने पर बोगस हुई। और राहुल गांधी ने, और बनारस का भी नाम लिया राहुल गांधी ने, जहां प्रधानमंत्री मोदी वहां से सांसद चुने गए और तमाम राउंड्स में वो हार रहे थे और आखिरी राउंड जो बचे हुए थे उन राउंड्स हुँ, में उनको जीता हुआ घोषित कर दिया गया, वो भी बहुत 2 लाख कम वोटों से, जो पिछली हुँ, बार की अपेक्षा उनकी जीत हुई थी। मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग को, इससे पहले का जो चुनाव आयोग है, जो हमने उस टीएन सेशन का दौर एज ए रिपोर्टर के नाते मैंने 1991 से भारत का चुनाव आयोग कवर करना शुरू किया था। तो अगर पहले का जो चुनाव आयोग होते हैं, वो अगर विपक्षी पार्टियों के कोई सांसद अगर जाते हैं चुनाव आयोग में शिकायत करने, तो वो शिकायत ले लेते हैं और कहते हैं साहब आपकी शिकायत पर हम विचार करेंगे और विचार के बाद हम इसकी जाँच कराएँगे और जाँच के बाद हम उसका जवाब देंगे। तो बजाय राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, उनकी जाँच का आश्वासन देने के बजाय या प्रक्रिया शुरू करने के बजाय हुँ, इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की ब्रांच बन करके बिहेव कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है, जो मुझे लग रहा है बहुत ही नागवार है। और भारत जैसे, अगर हम दावा करते हैं कि हमारी एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होते हैं, तो ऐसी दशा में ये जो चुनाव आयोग का जो जो रवैया है, वो बहुत ही गलत है। और मुझे लग रहा है कि इस तरह के रवैये के खिलाफ अगर अपोजिशन पार्टीज़ अगर आंदोलन कर रही हैं, तो उनका अधिकार है आंदोलन करने का। कोई इलेक्शन कमीशन में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं बैठे हुए, उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं हो सकती उनकी। उन वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हुँ, जिसको भारत का चुनाव आयोग कहते हैं, वो भारत का चुनाव आयोग अगर संवैधानिक संस्था है, तो कम से कम उस संविधान के हिसाब से तो काम करे। हुँ, और अगर संविधान के हिसाब से काम नहीं करेगी, तो कौन उसको ठीक करेगा? कौन दुरुस्त करेगा? ये जनता का दबाव है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का दबाव है, वही तो आवाज़ उठाएँगे ना। जी। हुँ। लेकिन सर आप तो 25-30 साल से संसद को कवर कर रहे हैं, चुनाव आयोग कवरेज कर रहे हैं लगातार टीएन सेशन से लेकर। लेकिन सवाल ये है कि सर आज तक आपने कभी इस तरीके से रवैया देखा है क्या जो अभी चुनाव आयोग या फिर आयोग की तरफ से ये सब किया जा रहा है जो? जो जवाब उल्टे ही बिल्कुल, विपक्षी पार्टियों से बिल्कुल भी नहीं देखा। देखिए, अगर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, तो राहुल गांधी जनता की तरफ से प्रश्न कर रहे हैं। वोटर की तरफ से उनका अधिकार है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। वो ना केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बल्कि वो लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके प्रमुख विपक्षी नेता हैं। जी, और जी। प्रमुख विपक्षी नेता जो होता है, उनको संवैधानिक स्तर पर कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है। तो संवैधानिक पद पर राहुल गांधी भी है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हैं, चुनाव आयुक्त महोदय, मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय, वो ये हुँ, कह रहे हैं कि आप जो है सवाल अगर उठा रहे हैं, तो आप एफिडेविट दीजिए। ये हुँ। मैंने पहली बार देखा कि एफिडेविट देने की कौन-सी प्रथा शुरू हो गई है। एफिडेविट तो कोर्ट में दिया जाता है और जी। जो चुनाव आयोग है वो कोई कोर्ट नहीं है। चुनाव आयोग के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। कल, आज नहीं तो कल ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, अगर इले चुनाव आयोग ने ये यही रवैया इलेक्टोरल वोटिंग जो बॉन्ड से, जी, जी। चुनावी बॉन्ड के मामले में इसी तरह का लुका-छिपी का खेल जो है, वो हुँ, चुनाव आयोग खेल रहा था, राजीव कुमार हुँ, खेल रहे थे जो पूर्ववर्ती हुँ, चुनाव हुँ, आयुक्त हैं। लेकिन हुँ, चंद्रचूड़ साहब ने एक बहादुरी का काम किया हुँ, कि चुनाव आयोग की कोई बात नहीं सुनी और कहा कि हुँ, जितने भी चुनावी बॉन्ड में जिन लोगों के नाम हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से उपकृत होकर के चंदा दिया, उन सब के नाम आप वेबसाइट पे डालिए। तो बड़ी हुँ, बहाने बनाने के बाद भी बड़ी मजबूर होकर के इनको नाम सार्वजनिक करने पड़े और उसमें भारतीय जनता पार्टी नंगी हो गई, बेनकाब हो गई। क्यों? कि उसमें वो तमाम लोग थे भाजपा को चंदा देने वाले, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके फैसले हुए, उनके नाम ठेके छूटे, वो हुँ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कई-कई तरह के फ़ायदे उठाए। वो सारे लोग लिस्ट जो है, वो लिस्ट वेबसाइट पे उनको जाननी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कोई जवाब नहीं है, उन लोगों को जिनसे उन्होंने चंदा लिया। ऐसी-ऐसी कंपनियों से चंदा लिया, जिनका दिवालिया पीट चुका है, जो घाटे में चल रही है, वो करोड़ों रुपए चंदा दे रही है। तो जी, ये जी। चंदा कहाँ से आया? सर्वोच्च न्यायालय को एफआईआर करवानी चाहिए थी और एफआईआर करके सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें इसमें चुनाव आयोग को लपेटना चाहिए था
और इसमें एफआईआर होनी चाहिए थी। और जिन लोगों ये तो सीधा-सीधा रिश्वत का मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने रिश्वत के बजाय उनसे चुनावी बॉन्ड के ज़रिए रिश्वत ले ली। तो इस पर तो ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे बड़ा अफ़सोस है कि चंद्रचूड़ साहब जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, प्रधान न्यायाधीश, उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये समझते हुए भी कि सच क्या है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने आज हिंदू अखबार में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने हुँ, कहा कि चुनाव आयोग जो है राहुल गांधी की बातों का जवाब देने के बजाय उनके खिलाफ कैंपेन कर रहा है। तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि आप मैसेंजर को ही मार रहे हैं, बजाय कि मैसेंजर क्या संदेश लेके आ रहा है कि आप डूबने वाले हो। हुँ, आप देश का लोकतंत्र डूबने वाला है, इसको डूबने से बचाइए। आप जो ये मुद्दा उठा रहा है, जो मैसेज आपको देने आ रहा है, आप उसको किल करना चाहते हैं। तो ये एक बुनियादी सवाल हिंदू अखबार में अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया, उसमें उठाया। बहुत जायज़ बात मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो बातें कही उस पर गौर करना चाहिए चुनाव आयोग को, और इस तरह की जो छिछालेदर आयोग अपनी करवा रहा है, उससे बचना चाहिए। जी। सर एक सवाल है कि कल के दिन एक तो खबर ये आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब डिनर पार्टी बुला रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियाँ उसमें रहेंगी, मौजूद रहेंगी। सर सवाल ये है कि क्या वहाँ से शंखनाद किया जा सकता है? किस चीज़ों पे रणनीति बन सकती है? क्या कुछ सर सूचना आपको मिल रही है सर अब तक? देखिए शंखनाद तो एक अब किस तरह से होता है, उन्होंने एक रूपरेखा पर देशव्यापी आंदोलन जब आप शुरू करते हैं, तो सारी सारे राज्य, सारे देश में तो कांग्रेस की सरकारें नहीं है, हुँ, विपक्षी पार्टियों की भी सरकारें हैं। आपको बंगाल हुँ, में ममता बनर्जी को साथ लेना पड़ेगा, तमिलनाडु में हुँ, लेफ्ट पार्टी सीपीएम को साथ लेना पड़ेगा, बिहार में आपको आरजेडी को लेना पड़ेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में लेना पड़ेगा। ऐसे ही हुँ, तमाम तरह की पार्टीज हैं जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, वहाँ के क्षेत्रीय पार्टियों को भी आपको साथ देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी हुँ, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेगी, और उनके जो हुँ, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उस नेतृत्व को उन क्षेत्रीय पार्टियों का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में है, तो वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी जी, हैं। जी, तो उत्तर जी, प्रदेश में अगर आंदोलन करना है और विपक्षी पार्टियां लामबंद करेंगी, जिलों-जिलों में ब्लॉक करेंगी या चक्का जाम करेंगी, जो भी उनको करना होगा, तो जाहिर-सी बात है कि तमाम क्षेत्रीय दलों को, तमाम राष्ट्रीय दलों को, जिनका हुँ, इंडिया गठबंधन के साथ जो कंधे से कंधा मिला कर के काम कर रहे हैं, तो मुझे हुँ, लगता है कि ये आंदोलन का रूप देने के लिए एक बैठक होगी, उनको भरोसे में लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी 7 बजे तक कांग्रेस पार्टी की बैठक खत्म हो जाएगी, उसके बाद डिनर है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हो रही है, उसमें जो फैसले किए जाएँगे, मुझे लग रहा है कि इंडिया अलायंस के जो सांसद हैं, उनको, हुँ, जो नेता हैं, उनको एक ब्रीफिंग दी जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये हमारा पार्टी का फैसला है। और ये लगातार दूसरा 1 हफ्ते में दूसरा वाकया है, मौका हुँ, होगा जब इंडिया अलायंस के सांसदों को डिनर दिया जा रहा है। पहले राहुल गांधी ने दिया पिछले हफ्ते, और हुँ, कल सोमवार को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब देंगे। और मुझे लग रहा है कि जो डिनर डिनर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और डिनर में ही, डिनर पार्टी के बाद ही मुझे लग रहा है कि बड़ी घोषणा हो सकती है। और इंतज़ार करना चाहिए, कुछ घंटे बचे हुए हैं, और आपके तमाम दर्शक देखेंगे कि हम जो आज चर्चा कर रहे हैं, उस हुँ। चर्चा से कल पूरा दिन भर ये यही माहौल होगा, और आपके दर्शक भी, श्रोता जो भी देखने वाले हैं आपके चैनल को, वो सब देखेंगे कि आज जो चर्चा हम कर रहे हैं, वो चर्चाएँ कल वो सामने देखेंगे। जी। लेकिन सवाल सर ऐसे मसले पर बड़ा गंभीर ऐसे मौके पर हो जा रहा है क्योंकि विपक्षी पार्टियों को एक साथ ले जाने के लिए राहुल गांधी जी ने भले ही कह लीजिए कि एक साथ लाने के लिए या फिर अपनी सच्चाई दिखाने के लिए डिनर पार्टी रखी, कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब रखेंगे। लेकिन सर पार्टियों के बीच में भी सर मनमुटाव है। अब जैसे ममता बनर्जी जी को देख लीजिए, मतलब पार्टियां जो है सहमति नहीं बन पा रही और ऐसे हालात में आपको क्या लगता है कि जो ये मसला उठाया जा रहा है, इस पर सहमति बन पाएगी क्या सभी पार्टियों की? देखिए, इसमें आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, जो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, जी। उनमें मतभेद हैं, और ज़ाहिर-सी बात है कि मतभेद होना कोई बुरी बात नहीं है। मतभेद होना अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में मतभेद होना चाहिए, मतभेद के बाद ही आप किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है, जब हुँ, देश में लोकतंत्र पर सीधी चुनौती है, बोगस वोटिंग हो रही है, हेरा-फेरी हो रही है,
और ये हेरा फेरी कोई एक एक लोकसभा क्षेत्र या एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये हुँ, सारे राज्यों में इलेक्शन कमीशन बोगस वोटिंग इलेक्शन कमीशन की देखरेख में हो रहा है। अब तो सीधा आरोप यही है और इसमें अपोजिशन पार्टी जब तक एकजुट नहीं होंगी तो इस बड़ी लड़ाई को ये लड़ाई बहुत छोटी लड़ाई नहीं है। इसको एक राजनीतिक पार्टी हुँ, कांग्रेस से चाहे कि अपने बल पर इस लड़ाई को लड़ सके, तो उनको जो आपने नाम लिया ममता बनर्जी का या आरजेडी का हुँ। या अखिलेश जी, यादव या न जी। इनके बीच में अगर आपस में या लेफ्ट पार्टीज़ है, लेकिन लेफ्ट पार्टीज़ इसमें बहुत समझदारी का काम कर रही हैं। कभी उन्होंने इंडिया अलायंस से अपने को अलग नहीं किया। जबकि पश्चिम बंगाल में तो लेफ्ट पार्टी बहुत कमजोर हो गई है, लेकिन केरल में हुँ, लेफ्ट पार्टी सीपीएम और उसका जो एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है और वहां भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई मजबूत पार्टी नहीं है, मजबूत फोर्स नहीं है। इन दोनों कांग्रेस और एलडीएफ की ही सीधी टक्कर। उसके बाद भी जब उनको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से लड़ाई लड़नी है, तो वो उन्होंने अपने राज्यों में जो मतभेद है वो भुला दिए और यहाँ पर हर बैठक में ये लोग आते हैं। आपने देखा होगा, दर्शकों ने देखा होगा कि पिछले 20 दिन पहले पटना में एक बड़ी रैली हुई थी अपोजिशन जी, पार्टीज जी। के एसआईआर के खिलाफ। हुँ, तो हुँ। उसमें राहुल गांधी गए थे, सीपीएम गए थे और आरजेडी और ये सब लोग गए थे। जो ज्वाइंट रैली हुई थी, बड़ी प्रभावशाली रैली हुई वो और उसके बाद बिहार में जो एसआईआर हो रहा है, वो जो खेला हो रहा है बिहार में, उसके खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा होगी और ये देखिए जो अरविंद केजरीवाल हैं, ये अलग हो गए हैं क्योंकि इनकी मजबूरियाँ हैं अलग होने की। ये अब इंडिया इन्होंने कह दिया हम इंडिया अलायंस में नहीं है। लेकिन आगे-पीछे ये अकेले इनको बीजेपी तो निकल जाएगी अकेले, अगर ये अकेले लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अकेले हुँ, जो उनकी पार्टी के संजय सिंह है, वो बोलते रहते हैं भाजपा के खिलाफ, बाकी तो अरविंद केजरीवाल और जो दूसरे नेता हैं वो तो चुपचाप घर बैठ गए, तो इससे तो लड़ाई कमज़ोर होगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने राहुल गांधी ने जो मुद्दा उनको दे दिया है, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की जो लीडरशिप है, वो एक नए मुकाम पर, एक नई ऊँचाई पर आज की तारीख में है और इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, सहयोगी दल हैं, हुँ। उनको पूरी चट्टान की तरह राहुल गांधी के साथ हैं और ये अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि एक एक निरंकुश सत्ता, एक तानाशाही सत्ता के खिलाफ अगर अपोजिशन इकट्ठा होता है, तो मुझे लग रहा है ये सद्बुद्धि देर से ही भली लेकिन कम से कम आ रही है, लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात है। जी। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि एक तरफ राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाते हैं, उनकी प्रक्रिया को लेकर वोट चोरी का एक प्रोग्राम चलाते हैं, पूरे प्रूफ जनता के सामने लेकर के आते हैं। दूसरी तरफ सर महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल मचा हुआ, जिस तरीके से शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बोला कि 2 शख्स आए और उन्होंने ऑफर दिया 160 सीटें जिता देंगे, किस तरीके से फिक्स करना है। मतलब चुनाव मैनिपुलेशन को लेकर के सर सवाल ये है कि एक तरफ राहुल गांधी इस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े नेता, वरिष्ठ नेताओं में से एक शरद पवार जी इस तरीके से खुलासा कर रहे हैं। इसका कितना प्रभाव, किस तरीके से प्रभाव सर पड़ सकता है आज के समय पे? देखिए शरद पवार ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी। और उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले 2 लोग आए थे उनके पास। उन्होंने उन लोगों के नाम नहीं बताए। हुँ, अच्छा ये होता है कि वो उन लोगों के नाम भी बताते, ताकि जी। उनकी खोजबीन होती कि वो लोग थे कौन। अब सवाल ये है कि वो लोग कौन थे, क्या थे, ये हुलिया और उनकी जानकारी स्पष्ट बतानी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक महाराष्ट्र में जो पार्टीज़ हैं उन जिसमें शरद पवार साहब की पार्टी है, जिसमें उद्धव हुँ, साहब की पार्टी थी, जिसमें हुँ, कांग्रेस पार्टी थी और इक्का-दुक्का छोटी-छोटी पार्टियाँ और थी। ये उनको फँसाने के लिए एक किस्म से स्टिंग ऑपरेशन का पार्ट था, ताकि एक लालच दिया जाए कि हम हेरा-फेरी करेंगे, जो हेरा-फेरी के आरोप आज इलेक्शन कमीशन पर लगाए जा रहे हैं, हुँ, उसी तरह की हेरा-फेरी हम करेंगे। वो 2 लोग जो है जिन्होंने कथित तौर पर उन्होंने शरद पवार से मिले और ये बताया कि हम 160 सीटें जिता देंगे। तो ऐसा मुझे लगता है कि वो एक ट्रैप करने की कोशिश थी, ताकि इनको जाल में फँसाया जाए। अगर मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा इन्होंने एक समझदारी का काम हुँ, राहुल गांधी ने और शरद पवार साहब ने किया कि ये उनके जाल में नहीं फँसे और इन्होंने उनके जाल में फँसे के बजाय उनको भगा दिया है, उनसे बात ही नहीं की आगे और उन्होंने एक किस्म से कह सकते हैं कि उन्होंने हारना मंज़ूर किया महाराष्ट्र हुँ, विधानसभा का चुनाव,
लेकिन इस तरह के ओछेपन, तिकड़मबाजी, मैनिपुलेशंस के जाल में वो नहीं फंसे। आप कल्पना कीजिए कि अगर वो जाल में फंस गए होते और इनकी जी, सारी पोल पट्टी वो पता कर लेते कि क्या रणनीति है, तो होता क्या कि आखिर में आज राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, उनकी पवित्रता खत्म हो जाती। फिर इलेक्शन कमीशन ये कहता या भाजपा ये कहती या जिसके थ्रू पूंजीपति के अगर वो दलाल थे, वो 2 लोग, किसी बड़े पूंजीपति के, तो वो कहते कि साहब आप तो महाराष्ट्र में चुनाव जितवाने के लिए आपने इन पूंजीपतियों के या सरकार के इन एजेंटों की मदद ली थी और इन्होंने कहा था कि हम 160 जिताएँगे और जीते आप। तो आपने भी तो मदद की है, मदद हुँ, ली है इस तरह के हुँ, हेरा-फेरी करके चुनाव जीतने की। जी, जी, तो आज जो नैतिक बल राहुल गांधी की बातों में है, वो इसीलिए है कि उन्होंने इस तरह की हेरा-फेरी के किसी भी ट्रैप में या किसी की जाल में फँसने से इनकार किया। अब मुझे लगता है कि शरद पवार साहब को उन दोनों के नाम बताने चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, वो किसका ट्रैप था और उस बात से पर्दा उठना चाहिए, क्योंकि पर्दा नहीं उठेगा तो कैसे कैसे काम चलेगा? जी, तो ये एक जी, जी, राजनीतिक सर। लड़ाई है, बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई है। मुझे लग रहा है कि इस राजनीतिक लड़ाई में हर छोटी-बड़ी जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें सामने आनी चाहिए और देश की जनता को इसके बारे में पता लगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी। जी सर, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने बेशकीमती समय दिया हमारे दर्शकों को। तो अब कल का दिन जो है अपने आप में बहुत बड़ा होने वाला है। कल हो सकता है किसी चीज़ को लेकर शंखनाद भी किया जाए, बड़ी रणनीति भी बनाई जा सकती है। क्या कुछ होगा वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से खबरें चल रही हैं उसी के आधार पर हम लोग भी चर्चा कर रहे थे। लेकिन देखते हैं कि कल किस तरीके से सरकार को घेरने के लिए या फिर आयोग पर जो है, जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, किस तरीके से दबाव बनाया जा सकता है। फिलहाल आप सभी के मन में कुछ सवाल है तो हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।